हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू स्टडी के इस वीडियो में हम प्रतियोगी परीक्षाओं में के लिए चलने वाली लेक्चर सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम विज्ञान साइंस सब्जेक्ट को कवर करने वाले। साइंस में भी 3 पार्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इसमें हम सबसे पहले हमारा फिजिक्स सब्जेक्ट को स्टार्ट करने वाले हैं और फिजिक्स में जो टॉपिक है आज का हमारा मोशन या गति। हम इसमें जो भी थ्योरी या न्यूमेरिकल्स करने वाले वो सारे के सारे एनसीईआरटी बेस्ड होने वाले हैं। एनसीईआरटी बेस्ड है इसलिए क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में वो अधिकतर एनसीईआरटी बेस्ड ही होते हैं, तो इसलिए हम एनसीईआरटी बेस्ड ही हमारा फिजिक्स या विज्ञान को पढ़ेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। तो आइए हम आज का ये लेक्चर हमारा स्टार्ट करते हैं। सरल रेखीय गति क्या होती है? जो गति का सबसे साधारण प्रकार होता है उसको हम बोलते हैं सरल रेखीय गति। गति का सबसे साधारण प्रकार सरल रेखीय गति। एक सीधी रेखा में की जाने वाली गति को हम क्या बोलेंगे? सरल रेखीय गति कहेंगे। ठीक है। अब इसमें गति जो शब्द आ रहा है इसका क्या मतलब होता है? गति मतलब होता है कि किसी भी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन। मान लो 1 सेकेंड में यदि कोई वस्तु यहाँ पर थी, आपने देखा अगले 1 सेकंड में वस्तु यहाँ पर आ गई, फिर अगले 1 सेकंड में वस्तु यहाँ पर आ गई। इसका मतलब है कि वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को बदल रही है। स्थिति में जो परिवर्तन होता है समय के साथ उसको ही हम बोलते हैं गति। हम बोलेंगे ना कि ये जो वस्तु है, ए नाम की मान लो, ये जो वस्तु है ये क्या कर रही है? गति कर रही है। कैसे बताया हमने कि ये वस्तु गति कर रही है? क्योंकि इसकी स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो रहा था। ठीक है। अब यदि कोई वस्तु एक रोड पर गति करती है तो उसके द्वारा चले गए पथ की कुल लंबाई हम क्या कहते हैं? उसे दूरी कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। डिस्टेंस मतलब क्या? चले गए पथ की कुल लंबाई, लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, इसको बोलेंगे दूरी। ठीक है। इसमें केवल हमें इसके अंकीय मान की आवश्यकता होती है। अंकीय मान मतलब परिमाण की आवश्यकता होती है, जैसे 12 किलोमीटर, ठीक है, 15 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, इस प्रकार से केवल अंकीय मान की आवश्यकता होती है। दिशा की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो दूरी में क्या होता है? केवल अंकीय मान की आवश्यकता होती है। और ऐसी राशियाँ जिनमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है अदिश राशियाँ कहलाती है। अदिश राशियाँ कहलाती है। तो अदिश राशि की परिभाषा क्या हो गई? ऐसी राशियाँ जिनमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है अदिश राशि कहलाती है। ठीक है। तो ये हमारा अदिश राशि थी, दूरी थी। दूरी मतलब चले गए पथ की कुल लंबाई। ठीक है। इसके बाद आता है विस्थापन। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। और विस्थापन में दिशा की आवश्यकता होती है। विस्थापन क्या हो गया? दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। देखिए, जैसे ये हमारा एक कोई वस्तु ए बिंदु से गति को प्रारंभ करती है, फिर वो बी पर जाती है। बी पर पहुंचने के बाद वो कहाँ पहुंचती है? सी पर। ए से बी तक की दूरी मान लो 3 किलोमीटर है, बी से सी तक की दूरी मान लो 4 किलोमीटर है। तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी आएंगी? 3 + 4 = 7 किलोमीटर। क्योंकि कुल लंबाई जो उसके द्वारा चली गई है वो 3 और 4 7 किलोमीटर है। तो ये हमारी दूरी हो गई। लेकिन विस्थापन ये नहीं आएगा। विस्थापन को हम क्या निकालेंगे? दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, मतलब ये जो रहेगा ये इसका विस्थापन कहलाएगा। ए से सी की डायरेक्ट दूरी। ठीक है। ये कितनी आएंगी? ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा है हमने कि कर्ण का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। तो ये 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, के वर्ग के बराबर होगा। ये हमारा के का वर्ग है, कर्ण है ये हमारा। ठीक है। तो कर्ण का मान कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 9 + 16, 9 + 16 25, और 25 का वर्गमूल लेंगे तो 5 आ जाएगा। ये हमारा कर्ण आएगा। तो हमारा विस्थापन कितना आया? इसमें विस्थापन आया 5 और दूरी कितनी आई थी? 7 किलोमीटर। ठीक है। अब देखो इसको, एक वृत्तीय गति कर रहा है कोई पिंड जिस आर त्रिज्या का एक वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहा है। ए से वो अपनी दूरी को प्रारंभ करता है। एक पूरा चक्कर टी समय में लगाने के बाद वह वापस ए बिंदु पर आ जाता है। तो हमें इसकी दूरी बताना है और हमें इसका विस्थापन बताना है। तो दूरी बराबर होता है, यदि हम दूरी बताएंगे तो दूरी कितनी तय की उनने? 2πr। वृत्त की परिधि के बराबर दूरी उनने तय की है। और वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2πr। सरकमफ्रेंस कितनी होती है? 2πr। विस्थापन की बात करें तो वो बिंदु ए से स्टार्ट किया, वहीं पर आ गया,
तो न्यूनतम दूरी उसकी कितनी हो गई, 0, क्योंकि वो वहीं पर खड़ा हुआ है, उसी बिंदु पर आकर खड़ा हुआ है। ठीक है, तो दूरी हो जाएगी 2πr और विस्थापन हो जाएगा उसका 0। ठीक है, आगे क्वेश्चन करते कि एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 सेकंड में चक्कर लगाता है। कितने सेकंड में चक्कर लगा ले रहा है, 40 सेकंड में चक्कर लगा लेता है। तो 2 मिनट 20 सेकंड के बाद किसान के विस्थापन का परिमाण क्या होगा, उसका विस्थापन हमें निकालना है। देखो मान लो कि वो यहाँ से स्टार्ट करता है, यहाँ से उनने स्टार्ट किया, अब वो 40 सेकंड में ये पूरा तय करके वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। 40 सेकंड हो गए, फिर 40 सेकंड में गया, 2 चक्कर हो गए, फिर 40 सेकंड में गया, 3 चक्कर हो गए। अभी हमारे पास 120 सेकंड हो गए, मतलब 2 मिनट हो गए। अभी 2 मिनट हो गए और हमें अभी 20 सेकंड और चलना है, क्योंकि 2 मिनट 20 सेकंड के बाद बोला उनने। 40 सेकंड में वो 40 मीटर तय कर रहा है, क्योंकि 10-10 मीटर के एक चक्कर पूरा करने में 40 मीटर तय होती है। 40 मीटर 40 सेकंड में, मतलब 10 मीटर 10 सेकंड में मान सकते हैं हम। तो अगले 20 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा वो, ये 10 और ये 10। ठीक है, तो यहाँ पर पहुँच गया वो, तो ये दूरी हमें विस्थापन के रूप में निकाल के बतानी है। तो ये यहाँ पर फिर से पाइथागोरस का प्रमेय लग जाएगा। पाइथागोरस के प्रमेय के हिसाब से 10 का वर्ग प्लस 10 का वर्ग, इसका रूट लेंगे तो हमें मिलेगा विस्थापन, जो कि कितना आएगा, 10 का वर्ग कितना होता है, 100, फिर ये अगले 10 का वर्ग कितना होगा, ये भी 100, तो अंडर रूट में 200 ये हमारा आंसर आएगा कि इसका किसान के द्वारा तय किया गया विस्थापन का परिमाण कितना आएगा, रूट में 200। ठीक है, समझ में आया। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। विस्थापन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। क्या विस्थापन शून्य हो सकता है, हो सकता है, लेकिन इसमें दिया नहीं हो सकता, तो ये गलत है। हमारा पहला कथन गलत है, क्योंकि विस्थापन शून्य हो सकता है। दूसरा है, इसका परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक है। क्या इसका परिमाण वस्तु से तय की गई दूरी से अधिक होता है, नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर 10 और 10 20 मीटर की उनने दूरी तय की थी। दूरी कितनी तय की थी, 20 मीटर की। लेकिन विस्थापन की बात की जाए तो विस्थापन उनने किया है करनी में 200, ये होता है 10 करनी 2। ठीक है, तो ये 20 से छोटा है, इसका मतलब विस्थापन हमेशा दूरी से छोटा होता है या दूरी के बराबर होता है, तो इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता। इसका मतलब ये दोनों ही कथन गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब चाल पढ़ना है हमें, स्पीड पढ़ना है। चाल, वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी, वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, हम चाल कहते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय। इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड, क्योंकि दूरी एक लंबाई है, चले गए पथ की कुल लंबाई, तो लंबाई का मात्रक होता है मीटर और समय का मात्रक होता है सेकेंड, तो मीटर प्रति सेकेंड ये हमारा चाल का मात्रक आ जाएगा। ठीक है, अब यदि कोई वस्तु एक सफ़र में, यदि कोई कार है मान लो, यदि वो कार समय दूरी जो तय कर रही है वो अलग अलग समय में अलग अलग दूरी तय कर रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये कहेंगे कि उसकी चाल में परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि समान समय में समान दूरी तय की जाए तो समान चाल है, लेकिन समान समय में असमान दूरी तय की जाए तो ये हमारी चाल में अंतर पाया जा रहा है। इसका मतलब हमें चाल का औसत निकालना पड़ेगा। अलग अलग समय में अलग अलग दूरी तय हो रही है, इसका मतलब इसका औसत निकालना पड़ेगा। और औसत निकालने के लिए कैसे करते हैं हम, तय की गई कुल दूरी बटे कुल समय, कुल समय बटे कुल दूरी बटे कुल समय, औसत चाल आती है। तो v बराबर s बटे t, इससे हमें दर्शाया जाता है। इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे अब हम। एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है। 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है। तो उनने उसकी कुल औसत चाल क्या है, तो सबसे पहले हम कुल दूरी निकालेंगे। पहले 16 मीटर तय की गई, बाद में 16 मीटर तय की गई, तो कुल दूरी उसके द्वारा कितनी तय की गई, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी है 32 मीटर। ठीक है, और कुल समय कितना लगा, पहले 16 मीटर 4 सेकंड में, दूसरी 16 मीटर 2 सेकंड में, इसका मतलब 6 सेकंड में उसने 32 मीटर की दूरी तय की। तो औसत चाल कुल दूरी बटे कुल समय, औसत चाल क्या हो जाएगी हमारी, औसत चाल हो जाएगी कुल दूरी हो गई 32 बटे कुल समय। तो इसको भाग दे देंगे, 6 पंजे 30, 6 तिया 18 और 6 तिया 18, 5.33 मीटर पर सेकेंड।
ठीक है, क्या हो जाएगा 5.33 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारी आ जाएगी औसत चाल। ठीक है, आ गया समझ में। कुल दूरी बटे कुल समय बराबर औसत चाल, इस प्रकार से निकाली जाती है। वेग क्या होता है, जैसे चाल में हम दिशा नहीं बताते, चाल एक अदिश राशि होती है, लेकिन वेग वेग में हमें दिशा की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। ठीक है, सदिश राशि होती है। और वेग क्या होता है, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग बटे 2। मतलब यदि 2 वेग है तो उसका एवरेज औसत वेग कैसे निकालेंगे, प्रारंभिक और अंतिम को जोड़कर 2 से भाग देंगे। इसका मात्रक भी क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। सदिश राशि मीटर पर सेकंड मात्रक। ठीक है, और चाल को निश्चित दिशा में तय की गई चाल को क्या कहेंगे, वेग कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा कि यात्रा शुरू होते समय कार का ओडोमीटर, देखो यहाँ पर ये जो ओडोमीटर शब्द है ये क्या करता है, ये रास्ते की या पथ की लंबाई बताता है। क्या करता है, रास्ते की लंबाई बताने के काम में आता है हमारा, रास्ते की लंबाई बताने के काम में आता है ओडोमीटर। व्यापम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन कि रास्ते की लंबाई बताने के लिए गाड़ी में क्या लगा होता है, ओडोमीटर। स्पीड बताने के लिए क्या लगा होता है, स्पीडोमीटर लगा होता है। तो ये हमारा हो गया ओडोमीटर, जो कि रास्ते की लंबाई बताएगा। ओडोमीटर, कार स्टार्ट कर रहे थे तो ओडोमीटर 2000 किलोमीटर प्रदर्शित कर रहा था, और यात्रा समाप्ति पर ये कितना प्रदर्शित कर रहा है, ये 2400 किलोमीटर प्रदर्शित कर रहा है ना। और उसे यात्रा में कितना समय लगा, 8 घंटे का समय लगा। तो औसत चाल को किलोमीटर प्रति घंटे और मीटर प्रति सेकंड में बताना है। ठीक है, तो हम बताते हैं कार द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी हुई। स्टार्टिंग किया था उसने 2000 से, ख़त्म किया 2400 पे। इसका मतलब 400 किलोमीटर की दूरी उसने तय की है। तो कुल दूरी कितनी हो गई, 400 किलोमीटर। और यात्रा में कितना समय लगा उसको, तो यात्रा में कुल समय लगा 8 घंटे का। कुल दूरी 400 किलोमीटर की, कुल समय 8 घंटे का। इसका मतलब जब इसको भाग देंगे तो 50 आएगा। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार थी उसकी। कितनी रफ्तार थी, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा किलोमीटर प्रति घंटे में निकल गया। अब हमें निकालना है मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड में निकालने के लिए देखो इसको कैसा करेंगे, 50 इंटू 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते, 1000 मीटर होते। और 1 घंटे में कितने सेकंड, पहले मिनट उसके बाद सेकंड। तो 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। इस प्रकार से आपको निकाल लेना है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बचा 36 और ऊपर बचा है 500। सॉरी, ऊपर 1 मिनट देख ले, हाँ ऊपर बचा है 500 और नीचे बचा है 36। तो 500 बटे 36। ठीक है, इस प्रकार से हम कर सकते हैं इसको भाग दे देंगे। 36 का एक बार जाएगा, बचा 14, 0 है ना। 36 ये 3 बार जाएगा और दशमलव में कुछ आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको हम निकाल सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम ये हमारा अगला क्वेश्चन है कि राधा 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है। राधा क्या करती है, 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है। वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखीय पथ पर जाती है तथा वापस आती है। इस दौरान वह कुल 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करती है। राधा की औसत चाल तथा औसत वेग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 1 मिनट में राधा द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है, 180 मीटर। 1 मिनट में राधा का विस्थापन कितना है, 0, क्योंकि वो वहीं पर वापस आ गई 1 मिनट में तैर कर। ठीक है, तो कुल दूरी बटे कुल समय से औसत चाल मिलेंगी 180 मीटर बटे 1 मिनट। ठीक है, कितना मिनट, 1 मिनट। तो इसको सेकंड में बदलेंगे तो 60 आ जाएगा। तो 3 मीटर पर सेकंड कितनी चाल हो गई उसकी, औसत चाल हो जाएगी 3 मीटर पर सेकंड। और औसत वेग कितना होगा, विस्थापन बटे कुल समय, तो 0 है विस्थापन, तो औसत वेग भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम राधा का औसत चाल और औसत वेग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है त्वरण। हमने एक एक करके राशियों को पढ़ते जा रहे हैं हमने दूरी पढ़ी है, विस्थापन पढ़ा है, चाल पढ़ी है,
वेग पढ़ा है, अब हम पढ़ रहे हैं त्वरण। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलेंगे? त्वरण बोलेंगे। ठीक है, तो वेग में परिवर्तन कैसे? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, और जब भी की दर बटे में, की दर जब भी आता है हमारे परिभाषा में, इसका मतलब बटे में आएगा समय। ठीक है, तो वेग में परिवर्तन बटे समय, इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वेग का मात्रक हमने पहले ही पढ़ चुका है मीटर पर सेकेंड, और इसके बटे में एक और है सेकेंड, समय एक और समय है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, बटे में एक और सेकेंड लगाएंगे, और सेकेंड ये बटे बटे वालों का गुणा हो जाएगा, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका मात्रक आ जाएगा। इसका मात्रक क्या आ जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यदि एक समान सरल रेखीय गति हो, यदि एक समान सरल रेखीय गति हो, तो उस गति में जो त्वरण होता है वो हमारा शून्य होता है। ये पॉइंट को याद रखना है, एक समान सरल रेखीय में जो त्वरण होता है वो शून्य होता है। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन है हमारा त्वरण पे बेस्ड। विराम अवस्था में राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है और 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त करता है। वह इस प्रकार से ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में कम होकर 4 मीटर पर सेकंड हो जाता है। दोनों स्थितियों में त्वरण की गणना करें। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पहले दो स्थितियाँ इसमें। पहली स्थिति क्या है, विराम अवस्था से अपनी साइकिल को चलाना प्रारंभ किया और 30 सेकंड में वो कहाँ तक ले गया, 6 मीटर पर सेकंड पर ले गया। तो सबसे पहले की ये स्थिति, इसमें प्रारंभिक वेग प्रथम स्थिति में 0 है। ठीक है, अंतिम वेग इसमें 6 है, और समय इसमें कितना लग रहा है, 30 सेकंड लग रहे हैं। ठीक है, तो इसका वेग निकालना बड़ा आसान हो गया। हम क्या करेंगे, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय, मतलब 6/30 करके इसको निकाल लेंगे। ठीक है, तो 1/5 मतलब 0.2 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, इस प्रकार से ये निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरी स्थिति में क्या हो रहा है, दूसरी स्थिति में अभी वो 6 मीटर पर सेकेंड के वेग से चल रहा है। अब क्या करता है, वो ब्रेक लगाता है। ब्रेक लगाने पर 5 सेकेंड के बाद वो साइकिल का वेग कितना हो जाता है, 4 मीटर पर सेकेंड। तो इसको करते, अब उसका प्रारंभिक वेग 6 है, 5 सेकेंड के बाद 4 हो जाता है, कितने सेकेंड बाद, 5 सेकेंड बाद। तो इसको निकाल लेंगे, 6 - 4 या 4 - 6, 4 - 6/5, तो ये आ जाएगा -2/5। -2/5 मीन्स 0.4, लेकिन ये किसका आएगा, माइनस का। अब यहाँ माइनस आया है, माइनस का मतलब होता है कि वेग में परिवर्तन तो हो रहा है लेकिन वेग कमी आ रही है। तो ऋणात्मक त्वरण क्या कहलाता है, मंदन कहलाता है। इसका मतलब वेग में परिवर्तन तो हो रहा है लेकिन किस किस तरफ बढ़ रहा है, वो पहले ज़्यादा था अब कम की तरफ हो रहा है। ब्रेक लगाते हैं तब मंदन होता है, स्पीड देते हैं तब क्या होता है, त्वरण होता है। ठीक है, तो ये बातों को याद रखना। ये क्वेश्चन आ गया होगा समझ में, सिंपल सा क्वेश्चन था। अंतिम वेग प्रारंभिक वेग को पहचानना है, समय को पहचानना है, और ये हमारे त्वरण के फॉर्मूले में वैल्यू को रख देना है, v-u/t में। ठीक है, आगे बढ़ते। गति का हम ग्राफी प्रदर्शन भी करते हैं। ग्राफी प्रदर्शन में दूरी समय का ग्राफ बनता है, वेग समय का ग्राफ बनता है, तथा त्वरण समय का ग्राफ बनता है। ये तीनों ग्राफ हम बनाते हैं। इसमें हमें क्वेश्चन आता है कि दूरी समय ग्राफ का ढलान किसको प्रदर्शित करता है, किस राशि को प्रदर्शित करता है, तो याद रखना है कि चाल को प्रदर्शित करता है। वेग समय ग्राफ का ढलान किसको प्रदर्शित करता है, तो वो त्वरण को प्रदर्शित करता है, और उसका क्षेत्रफल किसको प्रदर्शित करता है, वो दूरी या विस्थापन को प्रदर्शित करता है। ये पॉइंट याद रखने वाले। त्वरण समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल होता है वो किसको प्रदर्शित करता है, वो वेग को प्रदर्शित करता है। ग्राफी प्रदर्शन में हमेशा याद रखना है, दो चीज़ें होती हैं हमारे पास, ढलान होता है या तो क्षेत्रफल होता है। दूरी समय में केवल ढलान रहेगा, त्वरण समय में केवल क्षेत्रफल रहेगा, लेकिन वेग समय में ढलान भी रहेंगी और क्षेत्रफल भी रहेगा। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। इसके बाद आते हैं गति के समीकरण। गति के 3 समीकरण होता है। पहला होता है v = u + at, दूसरा होता है s = ut + ½ at², और तीसरा होता है v² = u² + 2as। ये तीनों समीकरण न्यूटन ने दिए थे। गति के नियम भी और गति के समीकरण भी न्यूटन द्वारा दिए गए। यहाँ पर v क्या है, अंतिम वेग है, हम जानते। u क्या है, प्रारंभिक वेग है, ये भी जानते। a त्वरण है, एक्सेलरेशन। t समय है,
टाइम और एस विस्थापन या दूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब गति के समीकरण पर बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे। क्या क्वेश्चन है? कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटे से 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति प्राप्त करती है। ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? त्वरण ज्ञात करना है और कार के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है। जो जो क्वेश्चन में दिया है सबसे पहले उसको निकाल लेंगे। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में u दिया हुआ है हमें 18 किलोमीटर प्रति घंटा, उसको निकाल लेंगे। v दिया है 36 किलोमीटर प्रति घंटा और समय दिया है 5 सेकंड। लेकिन यहाँ पर ये जो समय दिया है ये 5 सेकंड दिया हुआ है, सेकंड दिया है, इसका मतलब ये ऊपर में जो चाल है इनकी घंटों में दी हुई है, तो इसको हमें बदलना पड़ेगा किसमें? मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा करते हैं। तो 18 में 5/18 का गुणा करेंगे तो 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा और 5 मीटर पर सेकंड हमारा आंसर आएगा। 36 को भी 5/18 से गुणा करेंगे तो ये 2 बार कट जाएगा और 5 दूनी 10 मीटर पर सेकंड हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो u आया प्रारंभिक चाल 5 और v आई अंतिम चाल 10। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे त्वरण। अंतिम माइनस प्रारंभिक, क्या निकालेंगे? अंतिम माइनस प्रारंभिक बटे समय। तो 10 - 5/5, 5/5 बराबर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये यहाँ से त्वरण हमें याद रखना है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का जो मात्रक होता है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ये भी याद रखना है। इसके बाद दूरी निकालना हमें सेकंड कंडीशन में, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकंड में दूरी निकालना है तो हम गति का समीकरण लगाएंगे, s = ut + ½ at²। s बराबर u का मान रखेंगे 5, t का मान रखेंगे 5, हाफ a का मान हमने निकाला 1 और t² मतलब 5 का वर्ग 25। 5 का 5 में गुणा करेंगे 25, यहाँ पर 25/2 है तो 12.5 और जोड़ देंगे तो 37.5 मीटर, ये हमारा दूरी आ जाएगी। ये दोनों चीज़ें हमने निकाल ली, तो इनको ध्यान से करना है हमें। ठीक है, क्या क्या जो दिया है उसको निकाल लो और जो पूछा है उसका फॉर्मूला याद करके उसको लगा दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब होता है एक समान वृत्तीय गति। एक समान वृत्तीय गति का मतलब क्या है? वृत्तीय रास्ते पर जब कोई वस्तु एक समान चाल से चलती है, क्या? वृत्तीय रास्ते पर जब कोई वस्तु एक समान चाल से चलती है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहा जाता है। मान लो कोई वस्तु है, वो r त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर चल रही है। ये a कोई वस्तु है, r त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर चलती है, वो एक चक्कर पूरा करने में t समय लेती है, तो उसके द्वारा जो वेग है वो कितना होगा? वेग बराबर दूरी बटे समय। एक चक्कर में तय की गई दूरी 2πr होती है, लिया गया समय यदि t है तो वेग बराबर 2πr बटे समय। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक था गति। आज का हमारा ये टॉपिक था गति। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और इसी प्रकार के और वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय।